आज हम देखेंगे पार्ट 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1। बाह्य प्रक्रिया इट मीन्स बाहर होने वाली प्रक्रिया। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है बाह्य प्रक्रियाएं। तो उसका पहले भाग 1 हम देखेंगे। तो भाग 1 के अंतर्गत भूस्वरूप, अपक्षय, विशाल क्षरण, खनन, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनकी निर्मिति, प्रकार एवं स्वरूप के बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आंतरिक हलचलों से विभिन्न भूरूपों की निर्मिति होती है। जो भी पृथ्वी के अंदर, जैसे इसके पिछले पाठ में आपने अध्ययन किया, ज्वालामुखी और भूकंप का आना, ये जो है पृथ्वी के आंतरिक, इट मीन्स पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधि है और इसका प्रभाव जो है वह पृथ्वी के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप निर्मिति और निरंतर अपक्षरण होता रहता है। अर्थात कई स्थानों पर जो भूमि पृष्ठ पर जो है अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप निर्मिति अर्थात नई भूमि की निर्मिति होती है और निरंतर अपक्षरण होता रहता है। अपक्षरण होना अर्थात घिसना, छिजन होना, नष्ट होना। तो जो भी पृथ्वी के ऊपर है उसका क्षरण होता रहता है। इस पाठ में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उससे तैयार होने वाली भूरूपों का अध्ययन करेंगे। जैसे उसमें हम देखेंगे कि भूपृष्ठ पर अब किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब मतलब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। ये सब प्रक्रियाएं जो भूपृष्ठ पर हमको दिखाई देती हैं उसका प्रमुख कारण है दाब, शक्ति। तो उसी के कारण हमें पृथ्वी के ऊपर कई सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं और इसमें मुख्यतः जो प्रमुख भाग निभाता है वह है सौर ऊर्जा। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा गुरुत्वीय बल। जैसे कि पता है आपको कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तो उसी तरह से गुरुत्वीय बल, पृष्ठ भागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित गतिज ऊर्जा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और गतिज ऊर्जा, इन तीनों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया में। ये तीनों चीज़ें जो हैं, सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और गतिज ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाएं जो हैं पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बाह्य प्रक्रिया होती है। चट्टानों का टूटना, कमजोर होना, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब चट्टान कहीं आप देखते हो, सुने होंगे, टूट गए, अपने आप टूट गए या कमजोर हो गए, तो ये जो प्रक्रिया है अपने आप होने वाली प्राकृतिक अर्थात प्रकृति का जिस पर प्रभाव पड़ता है वह प्राकृतिक प्रक्रिया हो गई। तो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है और इसी को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? तो यहाँ से चट्टानों का टूटना, कमजोर होना, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसी को अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है। अपक्षय के भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये 3 प्रकार के होते हैं। शुष्क मौसम में मतलब ठंडी के मौसम में प्रदेशों में भौतिक अपक्षय का प्रभाव दिखाई देता है। जब ठंडा मौसम होता है तो ठंडे मौसम में हमें भौतिक अपक्षय जो है वह बाह्य प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नमी युक्त, जहाँ नम पाया जाता है, नमी युक्त मौसमी प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय होता है और सजीवों द्वारा जैविक अपक्षय होता है। तो अपक्षय के
यहाँ पे 3 प्रकार हैं, इसमें परिभाषा हो गई। दूसरा, अपक्षय के 3 प्रकार, इट मीन्स भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक, शुष्क मौसम में जिन प्रदेशों में होता है वो भौतिक अपक्षय हो गया। नमी युक्त मौसमी प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय, और सजीवों द्वारा जो होता है वह जैविक अपक्षय है। अब मैं कुछ आपको अपक्षय, इट मीन्स टूटना फूटना, कमज़ोर होना, तो इस तरह के कुछ आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यह जो पिक्चर है, गुंबदाकार टीले का अपपर्ण हो गया। अपपर्ण मतलब ये जो परत जैसी दिख रही है उसे अपपर्ण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये जो इस तरह से प्रक्रिया दिखाई देती है वह भौतिक अपक्षय है। यहाँ पे आप अगर इस पिक्चर में देखते हो तो यहाँ पे खंडित विखंडित है, टूटा फूटा चट्टान है, अस्त व्यस्त चट्टान दिख रहा है। ये जो अस्त व्यस्त या टूटा फूटा चट्टान है इसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। तीसरा है छिन्न भिन्न अपक्षय। छिन्न भिन्न अर्थात जिसका कोई भी रूप आकार कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो ये जो छिन्न भिन्न आकार है यह जो है भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण जो है रासायनिक अपक्षय के, जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर पर रासायनिक प्रभाव पड़ा है, प्राकृतिक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण यह जो है इस तरीके का दिख रहा है, तो ये रासायनिक अपक्षय है। यहाँ पे आप देख रहे हो मूर्तियों पर, अब कई बार आप इस तरह से कई सारे ऐतिहासिक स्थल को देखने गए होंगे जिस पर मूर्ति वगैरह पे आपको ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे धीरे धीरे इस मूर्ति का अपक्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, छीजन हो रहा है, और वह रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा होता है जो कि नमी युक्त क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह जो है क्षार अपक्षय, तो यह भी रासायनिक अपक्षय का एक उदाहरण है। इसके बाद यह है जैविक अपक्षय जो जीवों द्वारा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देते हैं, मूंगी जो है चींटियाँ एकदम भुरभुरा बना देती हैं, एकदम भुरभुरे टीले का निर्माण कर देती हैं, तो ये जो है जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। अब ये अगला है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे क्षेत्रों में अब टेरेस के ऊपर पेड़ उग गया। अब टेरेस के ऊपर पेड़ उग गया, इट मीन्स यह जो है जीवों द्वारा जो अपने कहीं बीच को निकल जाते हैं और आके मलमूत्र विसर्जन करते हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर पेड़ उगने लगते हैं। तो इस तरह से यह आपने देखा होगा कई सारी जगहों पे इमारत के बीच से पेड़ उगने लगे, चट्टानों के बीच से पेड़ उगने लगे, तो ये सब जो प्रक्रिया है यह जैविक अपक्षय का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे एक प्याज लीजिए, उसे बीचों बीच काट लीजिए और कटे हुए भाग का निरीक्षण कीजिए। अब इस प्याज पर का एक हल्का छिलका अलग अलग करने का प्रयास कीजिए। इट मीन्स चाहे आप प्याज ले लीजिए, चाहे पत्ता गोभी ले लीजिए, उनकी अगर आप परतें निकालते जाओगे तो उन सभी की परतें निकलती जाएंगी। एक परत के अंतर्गत दूसरा परत, दूसरे परत के अंतर्गत तीसरा परत, तो इस तरह से वह परत के रूप में बाहर निकलती हैं। तो इसे हम देखते हैं इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि प्याज का छिलका जैसे अलग होता है, जैसे मैंने कहा कि आप अगर प्याज के छिलके को निकालते जाओगे तो प्याज का छिलका निकलता जाएगा, तो यहाँ पर प्याज का छिलका अलग होता है। वैसे ही क्रिया प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टानों की होती है। जैसे प्याज का उदाहरण दिया कि प्याज को अगर आप रखते हो कुछ टाइम और उसके बाद उसकी एक एक परत अगर आप निकालना शुरू करते हो तो वह देखते हो कि उसकी बहुत ही आसानी से परत निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से जो चट्टान बाहर प्रकृति में खुला पड़ा हुआ है उसकी भी होती है। चट्टानों का खुला भाग अधिक तप्त होता है क्योंकि उस पर सौर ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसके कारण वह गर्म होता है। उसकी अपेक्षा अंदर का भाग ठंडा ही रहता है।
इसलिए चट्टानों के ऊपर की परतें छिलके के समान खुली हो जाती हैं, अर्थात जैसे छिलका होता है उस तरह से उसकी ऊपरी परत जो है वह खुली हुई दिखाई देती है। और इस प्रक्रिया को ही चट्टानों का अपपर्ण कहा जाता है। अपपर्ण अर्थात जब ऊपरी भाग जो है वह छिलके के समान खुला हुआ दिखाई दे और इस तरह से वह जो है परत के रूप में, अलग अलग परत के रूप में दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं अपपर्ण। जैसे अपपर्ण का ये एक अच्छा सा उदाहरण है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो चट्टान है उसकी ऊपरी सतह जो है वह छिलके से, जैसे छिलका निकलता है, आप देख रहे हैं परत परत दिख रहा है, अर्थात ये परत निकल जाएगी तो फिर अगली परत, फिर अगली परत, तो इस तरह से वह परत परत के स्वरूप में दिखाई दे रही है। इसी को अपपर्ण कहा जाता है। अब भौतिक अपक्षय जो है उस पर निम्नलिखित कारणों से घटित होता है। यह भौतिक अपक्षय होता क्यों है? तो भौतिक अपक्षय के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे तापमान, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सघनीभवन, जल का वाष्पीकरण की जो भावना, वाष्पीभवन होता है उसे सघनीभवन कहा जाता है। स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव में मुक्ति और जल, ये 5 जो हैं ये प्रमुख कारक हैं जो कि भौतिक अपक्षय को प्रभावित करते हैं या जिनके कारण भौतिक अपक्षय होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। तापमान किस तरह से जो है भौतिक अपक्षय को प्रभावित करता है। तो तापमान, बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात चट्टान के जो खनिज पदार्थ हैं जो अंदर पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है खनिज पदार्थ। तो बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिज पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। प्रसरण मतलब फैलना। इट मीन्स जब तापमान जो है उन्हें प्रभावित करते हैं तो इसके खनिज पदार्थ, जो चट्टान के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनका प्रसरण होता है, वो फैलते हैं। तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता है। अब क्या होता है, जब तापमान अधिक होता है तो प्रसरण होता है, जब तापमान कम होता है तो सिकुड़न हो जाती है। इस तरह की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। जैसे जब गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे प्रसरण होगा, जब ठंडी का मौसम आ गया तो सिकुड़न हो गया। तो इस तरह से हमें परिवर्तन दिखाई देता है कि बार बार जो है चट्टानों के अंदर, भूपृष्ठ के अंदर प्रसरण और सिकुड़न की प्रक्रिया दिखाई देती है और इसके कारण जो है तनाव का निर्माण होता है। कणों जो उसके चट्टान जो है, अभी चट्टान छोटे छोटे कणों को मिलाकर बनता है, तो उसके कणों में तनाव का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर है, हम क्या करते हैं, रबर को खींचते हैं तो जितना खींचते हैं वो बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं तो फिर अपना साइज लेते हैं। अगर यही प्रक्रिया हम बार बार करते रहते हैं तो आप देखोगे कि रबर का एक्चुअल साइज जो था वह पहले से बड़ा दिखाई देता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। अर्थात चट्टान के अंदर जो है निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत मतलब उत्तर जो होता है वह अलग अलग होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है, अर्थात वह अधिक मात्रा में फैल जाते हैं, तो कुछ खनिजों का
कम प्रमाण में प्रसरण होता है, अर्थात वह कम फैलते हैं। इस कारण चट्टानों के कणों के निर्माण होने वाला तनाव भी कम अधिक होता रहता है। जैसे कुछ चट्टान को जो है अधिक प्रसरण होता है, कुछ चट्टानों का कम प्रसरण होता है, और इसके कारण तनाव भी जो है पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानों के कणों में जो तनाव निर्माण होता है वह भी कम और अधिक होता है। उसका कारण है कि तापमान का कभी अधिक मात्रा में प्रसरण होता है खनिजों पर, तो कभी कम मात्रा में प्रसरण होता है। परिणामतः इसका परिणाम क्या होता है कि चट्टानों में दरारें पड़ती हैं और वह चट्टानें टूटने लगती हैं। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होती है वहाँ इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में होता है, जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तभी आपको तापमान क्या समझ गया होगा कि तापमान जो है वह किस तरह से तापमान अपक्षय प्रभावित करता है। अब हम अगला देखेंगे तुषार। तुषार मतलब सघनीभवन की प्रक्रिया। घनीभूत जल का आकारमान बढ़ जाता है, अर्थात जब जो है वाष्पीभवन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह आप जानते हैं कि जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ की चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उसका आकार बढ़ता है। अब जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर जब 0 डिग्री तापमान हो जाता है, ठंडी के मौसम में 0 डिग्री तापमान हो जाता है, तो बर्फ़ जो है जब वो बर्फ़ बन जाते हैं तो वह स्थान अधिक घेरते हैं, जिसके कारण जो है आकार बढ़ जाता है और जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है और वह चट्टानें जो है छिन्न भिन्न होकर मतलब अलग अलग होकर टूटने लगती हैं। तो उसी को हम जो है कहते हैं तुषार या सघनीभवन की प्रक्रिया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो यह जो प्रक्रिया है यह भौतिक अपक्षय की सघनीभवन की प्रक्रिया है। इसी को हम कहते हैं छिन्न भिन्न होकर टूटना। अब हम अगला देखते हैं कि रासायनिक घटकों की विद्रायता और स्फटिकीकरण की वृद्धि किस तरह से होती है। समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है, समुद्र तट के पास का भाग, वहाँ समुद्री लहरों का जल जो है वह बार बार चट्टानों से टकराता है। सागरी जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। तुषार इट मीन्स पानी की बूंदें। तो जो पानी की बूंदें हैं, जो पानी है वह बार बार जो है उनसे टकराता है और यह जल लवण युक्त होता है, अर्थात क्षारीय होता है। उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो कुछ जल चट्टानों में रिसता है, वह चट्टानों में के अंदर चला जाता है और जब सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्फटिकीकरण होता है। तो स्फटिकीकरण की प्रक्रिया आपको क्लियर है कि समुद्री तट के पास जो चट्टान होते हैं वह समुद्री तट के जो पानी है उससे बार बार उससे टकराते हैं और जिसके कारण कुछ भाग जो है रासायनिक, कुछ भाग जो है नमक का, पानी का उसके अंदर चला जाता है और बाद में जब वाष्पीकरण होता है, सूर्य की गर्मी होती है तो उसके कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और जिससे जो क्षार है, जो नमक है वह उस चट्टान पर पड़ा रह जाता है। उसी को स्फटिकीकरण कहते हैं।
स्फटिक अधिक जगह व्याप्त करता है, उसके लिए जगह अधिक चाहिए, इससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। इट मीन्स वह जगह लेता है, इसलिए चट्टानों में तनाव होता है और चट्टानों के ऊपर रंध्र छिद्र तैयार हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर के ऊपर छेद छेद जैसे दिखाई देते हैं, उसका प्रमुख कारण यही है रासायनिक घटक की प्रक्रिया। परिणाम स्वरूप चट्टानों का पृष्ठभाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपरी भाग पर देखोगे तो रासायनिक प्रक्रिया हुई है, जिसके कारण यह इस प्रकार दिखाई देता है, और इसी को कहते हैं क्षार युक्त स्फटिकीकरण। अगला जो है वह है दबाव। अब देखेंगे कि दबाव किस तरह से जो है भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारण है। तो दबाव मुक्त या प्रभाव मुक्त, ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्फटिकों का बढ़ना या जल रिसना या जल अंदर रिसना इन क्रियाओं की वजह से होता है, बल्कि चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। ध्यान में रखें कि तनाव जो है बस खाली इतनी ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव जो है वह निचले अथवा अंदर की जितनी परतें हैं उन तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। जब यह तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है तभी जो है निचला स्तर तनाव रहित दिखाई देता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। अगला है जल। अब देखेंगे कि जल किस तरह से प्रभावित करता है। तो कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकारों के चट्टानों का अपक्षय होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण जो है वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। आप एग्जाम्पल के लिए लोगे, जैसे ऊंचा कोई स्थान है, अगर बार बार उससे पानी को प्रवाहित किया जाए, बहाया जाए, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एक गड्ढे जैसा स्थान निर्माण हो जाता है। उसी को कहते हैं जल का प्रभावित अपक्षय। जैसे बालुका में सैंडस्टोन बन जाता है, संपीड़न, कोनालोमेट आदि चट्टानें। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकार और उस पर दबाव पड़ने से तैयार होता है। जो भी बालू के छोटे छोटे कण होते हैं उससे ये तैयार होता है। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों में जल रिसते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, कीचड़ जैसा पदार्थ जो है से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। कभी कभी कीचड़ वाला भाग और बालू दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसे में चट्टानों में जब जल रिसता है तो बालू के कण जो है वह अलग हो जाते हैं, और यही अलग जो कण है वह कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। अब ये जो जल है, ये जो कण है, ये कण जो है चट्टान से अलग होने लगते हैं और वह जो है भूरादे रूप में दिखाई देते हैं। कणात्मक अपक्षय होता है। यह जो एग्जाम्पल है आपका, यह कणात्मक अपक्षय का है, जिस पर पानी का, मिट्टी का, बालू का, इन सभी का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनके जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती हैं और उसमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं, अलग होना, जिस पर तापमान जो है अत्यधिक प्रभावित करता है।